नमस्कार दर्शकों। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। दीपक जी, जी रूस के राष्ट्रपति जिन्हें भारत की यात्रा के दौरान एक बड़ा अच्छा सा शीर्षक और बड़ी अच्छी सी टैग लाइन दी गई, मास्को से आया मेरा दोस्त। जी जी बिल्कुल। भारत यात्रा करके रूस लौट गए, लेकिन भारत की फिजा में एक बड़ा अहम सवाल छोड़कर गए हैं और अभी भी वो सवाल गर्माहट बिखेर रहा है, अभी भी वो सवाल फिजाओं में तैर रहा है। जब चलते थे घुटनों के बल, हर कोई हमें उठाने को बेताब था। आज जब हमें तोड़ना आ गया तो हर कोई गिराने पे तुला है। मुद्दा यह है दीपक जी कि रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान न तो उन्हें यानी कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न तो डिनर में बुलाया गया, उनका आरोप है। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और पूरा देश जानना चाह रहा है। और कई बार विचार आता है ना कि हम लोग बांसवाड़ा जैसे क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन नजर तो नजर है जी। तो ये नजर तो दिल्ली पे भी जाती है और रूस तक जाती है, इस पर कोई शक नहीं। उससे पहले ट्रम्प तक भी पहुंच गई थी जी। क्योंकि ये एक चक्र है और इस चक्र को जागरूक लोगों को होने के कारण हमारी नजर रहती है जी। सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को बुलाया क्यों जाए। ये देश, मैंने पहले भी कई बार कहा कि दिल से चलता है। राम मंदिर में आप नहीं जा रहे हो जी। तो कहीं ना कहीं आपके प्रति जो धारणा बनी हुई है राहुल गांधी के प्रति जी, वो धारणा है कि नेगेटिव है। और दूसरी बात है कि जो बयान ये विदेशों में जाके देते हैं जी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि देश की कोई यूनिवर्सिटी इनको क्यों नहीं बुलाती जी। विदेशी यूनिवर्सिटी में ही इनको आमंत्रित किया जाता है जी, जबकि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार आज भी है जी जी। तो या तो राहुल गांधी खुद समझते हैं कि मेरी बात इस हिंदुस्तान में बैठा हुआ आदमी समझ नहीं सकता जी, और इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसको जैन जी की अभी बात करते हैं जी, वो जैन जी तो वहाँ बैठा हुआ है जी। तो आपको कोई आमंत्रित क्यों नहीं कर रहा है या आपको कोई बुलाना क्यों नहीं चाहता जी। हो सकता है राजनीति हावी हो, लेकिन अगर युवा शक्ति चाहती है तो वो तो किसी को बुलाती है। एक थोड़ा पत्रकारिता क्षेत्र से और आपका लेखकीय क्षेत्र भी, एक जर्नलिस्ट तो है ही आप, एक बहुत अच्छे राइटर हैं, कॉलम राइटर हैं। आपने लंबे अरसे तक नियमित और दैनिक कॉलम लिखे हैं। हम थोड़ा सा कल्पना के आधार पर एक सोचे, यदि उन्हें बुलाया गया होता तो वो रूस के राष्ट्रपति के सामने क्या कहते हैं? जी, राहुल गांधी के सामने सारी चीजें साफ है कि हिंदुस्तान की हर व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाना जी जी। वो चाहे वर्तमान में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हो जी, और ये नारा लेके बड़े घूम रहे हो। और अभी आश्चर्यजनक बात तो मुझे ये नजर आई जब लोकसभा में वो हाँ, ये इस तरह के संकेत और इशारे, संकेत नहीं सर, संकेत नहीं है, संदेश। ये संकेत नहीं है, ये संदेश है जी। आप वो कर रहे हो और आप उसकी वकालत कर रहे हो, तो आपकी मानसिकता कौन सी है जी। और इसी जगह अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हो आप, तो कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर को बुलाया जाता है जी जी। और शशि थरूर को वो अवसर भी दिया जाता है जब ऑपरेशन सिंदूर को लेके देश दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल गए थे। वो उनका परफॉर्मेंस है, उनका प्रतिनिधित्व भी रहा भारत की तरफ से। दीपक जी, आपने शशि थरूर की बात की और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए उन्हें प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख सदस्यों में रखा गया था। तो क्या हम एक तुलनात्मक दृष्टि से ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के केवल भारत की तौहीन, भारत का नकारात्मक पक्ष, जितनी भी जो गतिविधियां हैं, सारा है वो केवल नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और शशि थरूर ने सरकार की मंशा पर या सरकार के इरादों पर पूरी तरह से वो सफल रहे, या यूं कह सकते हैं कि एकदम से वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्हें मिलने का मौका दिया गया होता तो वो भारत की डेड इकोनॉमी और संविधान खतरे में और लोकतंत्र खतरे में, और यही बात करते क्या? जी 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 बिल्कुल। इसके सिवा उनके पास उनकी दुकान में और कोई सामान नजर नहीं आता है जी। डेड इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी से खुद राहुल गांधी आज जो कमा रहे हैं जी, दुनिया भर के चैनलों में आ गया कि उनकी आय कितनी थी और कितनी से कितनी हो गई जी।
आप किसके बारे में बोलना चाहते हो आपको पता नहीं। जिस डेड इकोनॉमी को आप बता रहे हो तो सबसे पहले तो आप ही कंगाल हो जाते हैं जी। लेकिन आपका तो बढ़ता ही जा रहा है और आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बढ़ता जा रहा है और आज भी बढ़ रहा है। जी दीपक जी का आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, पूरी देश और दुनिया के मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दोस्त की अगवानी के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल को दरकिनार कर या उसे तोड़ करके और एयरपोर्ट पर तक जाना, उन्हें रिसीव करना, उनकी अगवानी करना और वो सारी चीजें, यहाँ तक कि मीडिया में ये भी आया कि उन्हें गीता भेंट की गई। जी जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें क्या राहुल गांधी स्वयं के और उनके जो सलाहकार हैं उनके दिल दिमाग में नहीं आती होंगी? नहीं, उसका सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ये जो बात करते हैं गीता की, आपने बात करी रशियन भाषा में लिखी हुई गीता भेंट की है। गीता कर्म को प्रधानता देती है जी। और जो प्रधानमंत्री का कौशल अभियान चल रहा है वो गीता से जुड़ा हुआ है। हाँ, आप यही मत एक क्षण के लिए रखूंगा। योग कर्मसु कौशलम कहा गया है उसमें कि हम हमारे जिम्मे का जो दायित्व है, हमारे जिम्मे के जितने काम हैं वो अगर कौशल से करते हैं तो वो योग बन जाते हैं। जी बिल्कुल। जी आप आगे बढ़ाएं। तो यही योग आपको मैं बता रहा था कि प्रोटोकॉल तोड़ा या रशियन राष्ट्रपति से ही दोस्ती नहीं है, ये तो चमत्कार ही है मोदी जी। क्योंकि आप इससे पहले अमेरिका, ट्रम्प जी जो नारे लगे थे, हाँ मोदी के, तो आप उसको भूल नहीं सकते जी। तो दर्शकों और चलते चलते मैं आपको एक चीज और साफ कर दूं जी। अगर कोई मुझे पूछे जी, राहुल गांधी ने बड़ी 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करी, बड़ा है जी, अब क्या करना चाहिए, तो मेरा तो एक ही है कि ये जो दृष्टि है, इनकी नजर है, या एक जो इनके अंदर एक दृढ़ता का गुण है जी, तो वो गुण को पल्लवित करने के लिए जी, कमल को दबाने के लिए इनको भी 3 साल हिमालय की कंदराओं में चले जाना चाहिए जी। जहां से मोदी आए हैं जी, तो ये वहीं जाए और वहां जाके साधना करे तो निश्चित रूप से ये आदमी परिपक्व हो जाएगा जी। तो दीपक जी ने एक बड़ा अच्छा और दूरदर्शिता पूर्ण मशविरा या परामर्श या सुझाव कहो दिया है। ये लैंग्वेज बॉडी है सर, मेरा प्रस्ताव या मेरा सुझाव नहीं है उन्हें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है राहुल गांधी की, जो देखने का नजरिया है, जो आंखें है, जो हाव भाव है और जिस तरीके से कि मैं डरूंगा नहीं, ये सारा एक सन्यासी में होता है जी। और सन्यासी को सन्यासी के गुण हासिल करने के लिए हिमालय से बेहतर प्रकाश जी कोई दूसरी जगह कोई स्थान नहीं है, कोई दूसरा स्थान नहीं है। तो वहाँ एक सन्यासी वक्ता ने, एक साधु चरित्र वक्ता ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी में भी हिमालय में 5000 से अधिक गुफाएं और कंदराएं हैं जी, और एक भी साधु विहीन नहीं है। सभी कंदराओं में साधु वहां पर साधनारत हैं। तो आप जो कह रहे हो कि ऐसी संगति और मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी हाल ही में कुछ वीडियो आए जब सैनिकों ने उस बर्फीली पहाड़ियों में नंग धड़ंग बाबाओं को देखा, वो सीन भी जारी हुए, तो ये तो साफ है। हाँ, तो फिर तो अब आपने कहा कि ये मशविरा परामर्श सुझाव नहीं है, तो पर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नेक सुझाव है ये और आपकी दिल से निकली आवाज है और कदाचित उस पर अमल हो जाए। तो आज 8 दिसंबर हो गई, ठीक 6 दिन बाद मल मास आरंभ हो रहा है। तो मल मास में आपकी इस सुझाव और मशविरे पर अमल करने के लिए मकर संक्रांति तक 30 दिन होते हैं, तो उन कंदराओं में साधना का अगर वो बीड़ा उठाते हैं तो एक नए रूप में निखर करके भारतवासियों के सामने जब हम पो की बात करते हैं और उधर हम ओम की बात करते हैं, तो वो ओम में बदल सकता है। ओम में बदल दीजिए जी, बेड़ा पार है, क्योंकि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है और जो हालात दिख रहे हैं वो तो साफ बता रहे हैं कि आपको लंबे समय तक साधना की जरूरत है। विपक्ष में रहने के लिए भी साधना की जरूरत है, वरना मजबूत विपक्ष के रूप में रहने के लिए साधना की जरूरत है। तो दीपक जी, इस बड़े अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और मसले की इस विमर्श को हम यहाँ विराम देते हैं और दर्शकों से लेते हैं इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।